बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस नए एपिसोड में। जैसा कि इससे पूर्व हमने अलग अलग विषय बिंदुओं पर आपके साथ जो शिक्षा से संबंधित बातें थी या जो ऐसे विषय बिंदु जो कि चाहे वो वैसे भी प्रशिक्षु दो बीएड कर रहे हैं, वैसे प्रशिक्षु जो कि अभी डीएलएड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए या फिर कुछ ऐसे विषय भी था जो कि हमारे लिए कॉमन था, जो कि हमें एक शिक्षित नागरिक होने के नाते उन सभी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन शिक्षा, जो भारतीय प्राचीन शिक्षा है उसमें वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में। जी, आज का जो हमारा वीडियो है वो उन प्रशिक्षुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि अभी बीएड या डीएलएड या फिर अन्य जो शिक्षा संबंधी परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी यदि कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का, जो कि हमारा है वैदिक कालीन शिक्षा। अब मैं आपको बता दूं कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। जैसा कि आपको भी पता है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसकी सबसे प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था है वो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी। उच्च जो शिक्षा वैदिक काल में जो शिक्षा दिया जाता था वो शिक्षा गुरुकुल परंपरा उस समय प्रभावित थी। गुरुकुल जो परंपराएं थी उस समय जो शिक्षार्थी होते थे वो कहीं ना कहीं गुरुकुल में गुरुओं के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते थे। उस समय जो शिक्षा ग्रहण करने की जो जहाँ तक यदि बात करें हम तो उस समय दो थी। यदि हम शिक्षा को विभक्त करें तो उस समय प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ऐसी दो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी, यदि हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बात करेंगे तो वो 5 वर्ष के जो बालक होते थे उनको घर में ही शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था, मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक शिक्षा की परंपरा क्या थी। यदि बच्चा जो 5 वर्ष उम्र उसकी पूरी हो गई तो घर में उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाने से पूर्व एक संस्कार होता था जिसे हम लोग विद्यारंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप यदि चाहें तो इसको नोट भी कर लें। 5 वर्ष की आयु में जब प्रारंभिक शिक्षा बच्चा प्रारंभ करता था तो उस समय जो एक संस्कार कराया जाता था उस संस्कार का नाम था विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में क्या होता था कि बच्चों को जो नए वस्त्र पहना करके पूरी तरीके से तैयार करके उसके बाद बच्चा जो बच्चा था उस एक घर का कहीं कहीं अलग अलग विषय देखने को मिलता है। कहीं आपको चावल मिलेगा, कहीं मतलब अनाज, उस अनाज को एक बोरी एक कपड़ा पे सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े पे पूरी तरीके से उसको ये तैयार कर लिया जाता था और कहीं ना कहीं उस बच्चे से उंगली के माध्यम से बच्चे को अक्षर लिखने के लिए वहीं से जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाती थी। अब हम लोग ये बात कर रहे थे अभी क्या था, प्रारंभिक शिक्षा की। अब हम लोग उच्च शिक्षा के विषय में बात करेंगे। उच्च शिक्षा क्या थी? उच्च शिक्षा जो थी वो 8 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे, 8 से 12 वर्ष के जो बच्चे, उनको गुरुकुल में प्रवेश दिलाए जाने की प्रक्रिया सबसे पहले थी। उस समय बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था और गुरुकुल में प्रवेश करने की जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी। अब परंपरा क्या था, प्रक्रिया क्या थी कि बच्चा कैसे गुरुकुल में प्रवेश करेगा? तो गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए भी एक संस्कार कराया जाता था जिसका नाम है उपनयन संस्कार। मैं आपको बता दूं कि जो उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार उच्च शिक्षा ग्रहण करने की प्रथम सीढ़ी यदि माने तो हम उसे कह सकते हैं। तो उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार करने के बाद बच्चे गुरुकुल में प्रवेश करते थे और गुरुकुल परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़ जाते थे और शिक्षा ग्रहण करने का कार्य प्रारंभ कर देते थे। अब हम लोग अगला बात करेंगे। बच्चों को प्रारंभ में परिवार और उच्च शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल में जो विद्यारंभ से लेकर के उपनयन संस्कार के बाद जिस विषय, कला कौशल और अन्य कौशलों की जो शिक्षा दी जाती थी, जो ज्ञान दिए जाते थे वैदिक काल में, उसे ही शिक्षा की संज्ञा प्राप्त थी।
अब हम लोग बात करते हैं कि जब जो गुरुकुल परंपरा थी, कुछ गुरुकुल के विषय में हम लोग अभी बात कर लेंगे। गुरुकुल जो हुआ करता था उस समय गुरुकुल में जो गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी, उसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती थी। राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अनुदान गुरुकुल को नहीं प्राप्त होता था। दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए जो गुरुकुल का दिनचर्या होता था, प्रतिदिन का जो कार्य होता था, उसको चलाने के लिए जो उस गुरुकुल के शिष्य होते थे, वो समाज के बीच जाकर, गांव में जाकर भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, और उसके बाद उसी से कहीं ना कहीं गुरुकुल की दिनचर्या चलती थी। आगे हम लोग बात करें कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, उसमें गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं पिता पुत्र का संबंध था। ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते थे या पूछ लिए जाते भी हैं। आगे भी ऐसा देखा गया है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध था वो कैसा संबंध था। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा कि पिता और पुत्र। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो संबंध थे गुरु और शिष्य का वो कैसा था। तो वो संबंध क्या है? पिता और पुत्र का संबंध था। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी तो हम लोग देख रहे थे गुरुकुल परंपरा कैसे चलती थी, जो दैनिक दिनचर्या था वो कैसा था। उस समय जो शिष्य होते थे उनकी जो जिम्मेवारी थी, चाहे वो भोजन, आवास, स्वास्थ्य या अन्य संबंधित जो व्यवस्थाएं थी, उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जो वहाँ के गुरु होते थे उनकी होती थी। अब जब शिष्य पूरी तरीके से अपना शिक्षा पूर्ण कर लेता था तो उसके बाद एक और समारोह होता था, एक और जो उसको हम लोग समारोह ही कहेंगे। जो समारोह होता था उसका नाम है समावर्तन समारोह। अब एक नया शब्द हमें मिला, समावर्तन। समावर्तन समारोह में क्या होता था? तो समावर्तन समारोह में यही होता था कि जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को पूरी तरीके से शिक्षा दे देते थे। शिक्षा ग्रहण कराने के बाद उसको अब बताया जाता था कि आप अब समाज के बीच जा रहे हैं और समाज में आप अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते रहिएगा। वहाँ पे एक और उपदेश गुरु अपने शिष्य को देते थे। वो उपदेश क्या था? उपदेश ये था कि आप स्वाध्याय करना कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि स्वाध्याय द्वारा ही ज्ञान अर्जन किया जाता था, जो कि शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। उस समय की बात करें तो शिक्षा का व्यापक अर्थ यही था कि स्वाध्याय द्वारा ज्ञान का अर्जन करना। तो ये उपदेश गुरु अपने शिष्यों को समावर्तन समारोह में गुरु जो होते थे वो अपने शिष्य को ये उपदेश देते थे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो उस समय की जो शिक्षा थी उसकी जो मुख्य उद्देश्य क्या थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय में? यदि हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो स्वास्थ्य, संवर्धन, नैतिक और चारित्रिक जो विकास थे वो मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे उस समय की शिक्षा की। इस प्रकार से जो हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य को अभी तक देखा, यदि इन उद्देश्यों को हम वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे यदि जोड़ कर देखें तो हम कुछ बिंदुओं में इसको समझ सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, ज्ञान का विकास। तीसरा है आपका सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वहन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो। उसके बाद सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना। उसके बाद नैतिक व चारित्रिक विकास, जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना और आध्यात्मिक उन्नति। अब यहाँ पे देखिए आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो अंतिम उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करने का वो क्या होता है? तो वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और बहुत ही आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अंतिम उद्देश्य यदि आपसे पूछता है तो होगा मोक्ष की प्राप्ति। यदि आपसे वहाँ पे पूछ लेता है कि जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान का निर्माण करना। इन 2 जो प्रश्नों में आप कभी
भ्रमित होने ना होइएगा। पहला है आपका कि अंतिम यदि पूछता है, अंतिम उद्देश्य क्या है, तो वो है मोक्ष की प्राप्ति। मुख्य उद्देश्य यदि पूछता है तो वो है ज्ञान का विकास करना। अब हम लोग देखेंगे कि जो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण संस्थाएं कार्य करती थी वो कौन कौन सी थी। यदि हम शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो उसमें कुछ संस्थाएं थी जो कि कार्य करती थी। पहला तक्षशिला, दूसरा केकय, तीसरा मिथिला जो कि हमारे बिहार में है। बिहार की एक मिथिला पेंटिंग भी आप जान सकते हैं, उस नाम से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। प्रयाग, काशी, कांची, ये जो हैं ये संस्थाएं थी जो कि वैदिक कालीन शिक्षा में कार्य करती थी। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षण विधियां थी वो क्या क्या थी। तो पहला जो शिक्षण विधि था वो है अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। दूसरी क्या थी, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। तीसरी विधि की बात करें तो वो थी कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि। इन विधियों का प्रयोग करके जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को पढ़ाने का प्रयास करते थे। अगला प्रश्नोत्तर, वाद विवाद की जो विधि थी वो भी एक सीखने और सिखाने की मुख्य विधि मानी जाती थी। तर्क विधि और साथ साथ कहानी या कथन के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण किया जाता था। अब हम लोग समझते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके क्या गुण थे। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। पहला क्या था, पहला था हमारा निःशुल्क शिक्षा। जो शिक्षा की परंपरा थी वो निःशुल्क थी। दूसरा व्यापक, शिक्षा का व्यापक अर्थ। उसके बाद शिक्षा का जो उद्देश्य था वो व्यापक था। उसके बाद क्या था, शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी वो भी व्यापक पाठ्यचर्या थी, जिसमें आप पूरे तरीके से सीखने और सिखाने का अवसर प्राप्त था, चाहे वो सामाजिक हो या कला कौशल के माध्यम से आपको बताया जाता था। उसके बाद विशिष्टीकरण, इस प्रकार से कुछ ऐसे गुण थे। उसके बाद हम लोग बात करें उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। जो उत्तम शिक्षण विधि थी उसके विकास भी इसमें समाहित थे। गुरु एवं शिष्यों के एक दूसरे के प्रति अनुशासित रहना, अनुशासन की भी बात की जाती थी। उसके बाद गुरु और शिष्य के बीच जो मधुर संबंध थे ये भी उस काल के शिक्षा के मुख्य या गुण माने जाते थे। उस वैदिक कालीन शिक्षा के जो गुण थे वो इस प्रकार थे। किसी भी काल की यदि शिक्षा व्यवस्था की बात करें, यदि हम दोष की बात करते हैं तो उसके गुण को भी जानना आवश्यक है। यदि गुण की बात करते हैं तो उसके दोष को भी जानना अति आवश्यक, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम लोग अभी गुण के बारे में समझ रहे थे। अब देखते हैं हम लोग कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके कुछ दोष भी हुआ करते थे। तो पहला, यदि हम लोग बिंदुओं में इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, पहली जो बिंदु है वो है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि उस समय राज्य के द्वारा जो गुरुकुल होते थे उनको किसी भी प्रकार का कोई मदद प्राप्त नहीं होता था। अगला है आय का निश्चित स्रोत एवं शिष्यों के द्वारा किया जाने वाला भिक्षाटन। जो शिष्य गांव में भिक्षा मांग कर लाते थे और उसी से गुरुकुल की जो दिनचर्या थी वो चला करती थी। शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संरचना, क्योंकि उस समय मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा गुरुकुल परंपरा में बहुत कम ही बताया जाता था या पढ़ाई हुआ करती थी। अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, रटने पर अधिक बल, क्योंकि उस समय जो मंत्रोच्चारण की बात आती थी उस समय रटने की परंपरा होती थी। अगला बिंदु हमारा है कठोर अनुशासन। उसके बाद जन शिक्षा का अभाव, सभी को शिक्षा ग्रहण का अधिकार नहीं था, ठीक है, उस समय ये था। उसके बाद अंतिम यदि हम लोग दोष की बात करें तो स्त्री शिक्षा का जो समुचित विकास था वो नहीं हो पाया था। स्त्री शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित नहीं थी। तो ये रहे कुछ दोष, कुछ गुण से संबंधित। आज हम लोगों ने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती थी और वैदिक कालीन जो शिक्षा हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो एक मुख्य कड़ी था, चाहे वो गुरुकुल परंपरा, किस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षा को आरंभ करते हैं। हम शिक्षण विधियों के बारे में भी जाने, हम जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उसके भी बारे में हमने जाना। आगे वीडियो में हम एक और इसी प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु को लेकर के आएंगे और हम उस चीज़ को भी समझने का प्रयास करेंगे।
आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा विषय बिंदु था वैदिक कालीन शिक्षा, चाहे वो आप बीएड कर रहे हों, चाहे वो डीएलएड कर रहे हों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार अवश्य देखें और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।